नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सोनिका जैन आप सभी का हिंट टीवी पर स्वागत करती हूं और आज हमारा अपना नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसका नाम है चाय पर चर्चा। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे बहुत ही अच्छी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की की है या जिन्होंने लोगों के लिए मिसाल कायम की है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, तो हमसे जुड़े रहिए। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी ही किसी शख्सियत से। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ना केवल प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में अपना एक नाम किया है, बल्कि साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छे शायर भी हैं और वो महफिलों की शान है। जहाँ भी वो जाते हैं वो अपनी शायरी से लोगों का मन मोह लेते हैं। तो हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से, मिस्टर रवि कुमार जी। मिस्टर रवि कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग अपनी मिसाल आप होते हैं, किरदार जिनके बेदाग होते हैं, खुशबू छलकती है आंचल से उनके, वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। ऐसी ही शख्सियत है मिस्टर रवि कुमार जी और जानेंगे हम इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको भी आने वाले पलों में इनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप सुनकर बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और हो सकता है कि आपके जीवन में उनसे कुछ प्रोत्साहन भी मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रवि जी से, उनके बचपन के बारे में पूछते हैं कि उनका बचपन कैसे बीता और क्या उन्होंने बचपन में स्टडी की, उन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। सोनिका जी, धन्यवाद आपका। और जिस तरह आपने इतनी सुंदर शब्दों में मेरा परिचय कराया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं सच मानिए, मैं शायर तो नहीं, शायरी का मैं एक प्रशंसक ज़रूर हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अगर समय में और शायर भी बन सकूँ और उसमें और दखल दे सकूँ। हालांकि ये बड़ा मुश्किल सा काम है। बकौल शायर लुधियानवी के मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो इस तरह से ये जो एक गायकी है या शायरी की एक ये वो पुरानी बात, वो बुजुर्ग कहते हैं कि एक इंसान होना तो भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है, ये नीरज ने कहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बात मुंह में घी शक्कर हो, मैं आओगे और इस बात में मैंने आगे बढ़ने की बात सोची है, तो आगे चलता हूँ। बचपन के बारे में आपने मुझे पूछा तो मैं आपसे शेयर करूं कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो ये त्रासदी मेरे बुज़ुर्गों ने बहुत इसको तकलीफ़ को सहा। और मेरे बुज़ुर्ग लाहौर से शिकोहाबाद, जो आगरा के पास एक जगह है, जो यहाँ पाकिस्तान में जी है। जी पाकिस्तान से वो आगरा के पास शिकोहाबाद क्यों आए कि वहाँ एक लैम्प फैक्ट्री थी, उसमें वो चीफ अकाउंटेंट के ओहदे पर आ गए। कंपनी वालों ने उनको वहीं दे दिया। फिर 48 में मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। इनिशियल मैं स्कूल वगैरह मैंने वहीं स्कूलिंग की। और मैं आपको तब बताऊं स्कूलिंग के बारे में, जो हमारे उस वक़्त के अध्यापक थे वाइस अविस जो आज के अध्यापक हैं, इतनी कमिटमेंट थी उनमें, इतना डिसिप्लिन था, इतनी अच्छी बात वो बताया करते थे। क्या हमारी सुबह की पीरियड्स हुआ करती थी, ये मीन्स काबिल तारीफ़ है जो मेरा स्कूलिंग रही। उसके बाद मैंने वहीं इंटर कॉलेज ज्वाइन किया। इंटर कॉलेज में अब इसको बात एक ज़िंदगी का मोड़ समझिए या एक हादसा समझिए कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल मैंने 13 साल की उम्र में पास कर लिया। बिल्कुल, इतनी यंग एज में आपने। जी मैं पहली दर्जा, फिर तीसरा दर्जा, उसके बाद सीधा छठे दर्जे में हमारे क्लासेस जंप करके जो आजकल तो पॉसिबल ही नहीं। प्रिंसिपल मेरे वाकिफ थे पिताजी के, तो उन्होंने कहा भी इसको यहीं भेज दीजिएगा, धीरे धीरे पास होते रहेंगे। खैर चलता रहा मामला। तो 15 साल की आयु में इंटरमीडिएट कॉलेज का मैंने स्टूडेंट यूनियन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। आप ये साहब, वो शिकोहाबाद का इलाका बटेश्वर के पास बड़ा एक हीरो का उनका बाहुल इलाका है। उस इलाके में काफ़ी जो कास्टिज्म में बहुत थी, तो मुझे बड़ा एक कड़वा तजर्बा हुआ। और वही कारण था कि अल्टीमेटली जब मैं शिकोहाबाद से फिर मुझे सबने कहा कि भाई आप सब्जेक्ट भी चेंज कीजिएगा साइंस स्ट्रीम से और आप आगे बात अच्छा, आप साइंस स्ट्रीम से थे और अब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया। जी, वो मैं बात कॉमर्स स्ट्रीम में, वो जिक्र बाद में होगा। तो मेरा बचपन तो जो था शिकोहाबाद में, वहाँ मैं छोटा सा शहर था,
वहाँ पर नदी बहती थी और बाढ़ आती थी, और ऐसी ऐसी मुझे वहाँ की यादें हैं। अभी भी जब भी कभी जाता हूँ तो मुझे वो स्कूल और वो कॉलेज और वो अध्यापक, अभी तक मेरा उनसे प्रेम बना हुआ। बड़ी उम्र में वो काफ़ी, एक मेरे जो पुराने अध्यापक हैं उनको मैं मिलने और उनको मैं आदर देने अभी भी उनके घर में जाता हूँ। ये पुरानी रवायत की बातें थी। बहुत अच्छा लगा कि आप साइंस स्ट्रीम से होकर आप कॉमर्स फील्ड में आए और आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा बनना, या फिर आपको लगता था कि मैं लाइफ में कहीं ना कहीं शायर बनता? शायद आपके फादर जो हैं वो बहुत अच्छे शायर रहे हैं, वो आपके ऊपर बचपन से उनका प्रभाव रहा। तो ये बहुत दोनों अलग अलग फील्ड थी, तो कैसे ये लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और फिर वो कहीं ना कहीं वो शायर वाला जो जज्बा है वो आप में अभी तक बना रहा? इसको मैं दो तरह से बात को कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों गया। मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि मैं जब इंटरमीडिएट में मुझे मैथमेटिक्स से बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मेरा पर नंबर कुछ ठीक आते गए तो मैं साइंस स्ट्रीम में चला गया। कमाल की बातें हैं कि मैथमेटिक्स से आप कह रहे तकलीफ मुझे बड़ी अभी भी सब जो मेरे दोस्त बच्चे कहते हैं, तो मैं कभी, अब तो आज के नए सिलेबस में तो मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा जोर हो गया है, पर उन दिनों में जब मैंने 67 68 में जब ज्वाइन किया तो मैथमेटिक्स की इतनी कंपल्शन वाली बात नहीं थी सब्जेक्ट्स में। तो मुझे मेरे जो पिताजी मेरे अक्सर ना जो बड़े बड़े अध्यापक अच्छे थे उनसे काफ़ी मेल जोल रखते थे ताकि बच्चे के कैरियर के बारे में बात पता लगती रहे। तो वो उन्होंने कहा कि आप रवि को आप साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स स्ट्रीम में ले जाइए। अच्छा ही हुआ, मैंने फिर गाज़ियाबाद आके यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम में ICOM किया, फिर मैंने BCom किया, और CA मैंने उसी फर्म में किया जिसमें लाहौर में मेरे पिताजी उनके गुरु थे। मेरी सेकंड जनरेशन, इतनी पुरानी फर्म थी जो उन्होंने मुझे पूरी दिल्ली और पूरा देश विदेश 5-6 साल की ट्रेनिंग, बहुत ही बड़े अच्छे आर्य समाज के वो एक बहुत बड़े नेता थे और बड़ी अच्छी उनकी आदतें थी, बड़ी अच्छी उनकी मुलाकात थी। तो उनसे बातचीत का लहजा, काम का लहजा, मुझे आदर सम्मान है। उनका नाम ND कपूर था, उनके आगे पुत्र भी उनके CA बने। बहुत बड़ी फर्म थी और मुझे उस फर्म में आर्टिकलशिप करने का, ट्रेनिंग करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत उस बात की बड़ी खुशी है। ये तो बात रही मेरे CA बनने की, और उसके बाद की बात फिर आगे क्या हुआ वो आपसे मैं जिक्र करूँगा। अब आपने कहा दूसरी बात, शायरी वाली बात जो आपने शुरू की कि मुझे शायरी का शौक़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। मेरे घर में बड़ा शायराना माहौल था। मेरे पिताजी बड़े उर्दू के बड़े अच्छे, उनको बहुत अच्छा ज्ञान था, उर्दू और अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा उनका ज्ञान। मैं जिक्र हम लोग कर रहे थे हमारी ये शायरी का, मुझे ये जुनून और ये प्यार मोहब्बत कहाँ से पैदा हुई। वो बुज़ुर्ग मेरे बड़े, उनको शायर था, हर बात घर में शायरी से होती थी, जवाब देते थे। और जब फिर वो जो एक दरगाह से वहाँ उनकी बात जुड़ गई जहाँ कवालियाँ वगैरह बहुत काफ़ी होती थी, तो सुनते करते करते अब उनकी इंतकाल के बाद मैंने एक दस्तक यादों की उनका एक उसको देवनागरी में एक किताब मैंने जो बनाई है, जो आज मैंने कमल जी को उसको एक कॉपी उसकी प्रेजेंट की है, आपको पहले दी है मैंने, वो उसका मजमूआ है। अब मैं अपनी शायरी में भी, जब मैं शुरू में बचपन लिखता था तो मेरे पिताश्री मुझे बड़ा उसको डिस्करेज करते थे। कहते भाई एक लड़का अगर शायरी में चला गया तो रोज़ी रोटी कहाँ से होगी। पर अब प्रोफेशन में जब मैं बेटा मेरा संभाल रहा है इस आयु में, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, आगे बढ़ने की उम्मीद है ऊपर वाले की कृपा से। तो ये जो सरस्वती माँ की कृपा होती है तभी बात चलती है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जिस चीज़ में अगर आप अपने आप को देखते हैं, तो आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एक अच्छे शायर? आप अपने आप को कहाँ नहीं, मेरा बिल्कुल दो अलग अलग दायरे हैं। मेरा एक प्रोफेशन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, और जो मैंने आज तक काम किया है बड़े पैशन से किया है। जितने भी बड़े मुकदमे हैं, बड़ी बात है, मैंने जब शुरुआत मैंने 0 से की, उस वक़्त कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करता था मातर में, पर मैं उसको शुरुआत की क्योंकि मेरे पास कोई मेरा गॉडफादर नहीं था। शुरुआत से करके मैंने बहुत बड़े बड़े अच्छे केसेस लोगों को रिलीफ दिलाया है। जब मुझे इसी मामले में जब गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया विभिन्न कमेटियों में, तो मुझे बड़ा इस बात का संतोष है, बड़ा फ़ख्र है कि मैंने कानून में ऐसी मैंने उसमें चेंजेस सुजेस्ट की जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट, जैसे लोग कहते हैं काफ़ी भ्रष्टाचार है, कम हुआ है और काफ़ी सहूलतें बनी। तो मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मैंने इस प्रोफेशन को काफ़ी कुछ दिया है। और ये बात भी सही है, बात भी सही। बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप
जीवन में सफल हो जाएं तो आपको समाज को वापस करना चाहिए। वापस कैसे करेंगे? ऐसे ही वापस करेंगे आप प्रमोट करें आगे लोग। देखिए गोवर्धन बेचन का मुझे शेर याद आता है कि न खुशियाँ दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी का। तो मीन्स ऐसी ज़िंदगी मीन्स किसी की भी तकलीफ़ हो आप एकदम, दलाई लामा में भी ऐसे आप उसको डिफाइन किया लाइफ को कि लाइफ इज़ टू बी हैप्पी एंड यूजफुल। यूजफुल मीन्स आप यूजफुल टू योर सेल्फ, यूजफुल टू योर फैमिली, यूजफुल टू योर सोसाइटी। आप जहाँ भी हैं, कोई भी आपके पास किसी भी आप काम से आता है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास कोई आता है काम पूछने के लिए, आप एकदम फ़ौरन उसकी मदद कीजिएगा। ये मेरा सोचना है ज़िंदगी के बारे में। सर आप जैसे सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कई सारी संस्थाओं से आप जुड़े भी रहे हैं, तो किस तरह के सामाजिक कार्य आप करते रहे हैं? मैंने आपसे जिक्र किया कि समाज को आपको वापस देने की बात होनी चाहिए, देने की बात होनी चाहिए। मेरे बुजुर्गवार ये कहा करते थे कि भाई कभी भी वो ज़िंदगी के बारे में है कि कभी भी आप एहसान फरामोश ना हो। जिसने आप किसी भी वक्त में आपने कोई भी अच्छा काम किया है उसकी ज़िंदगी भर न भूलें। लायंस और सिटीजन काउंसिल की एक हमारा फोरम था सोनिका जी, सिटीजन काउंसिल फोरम हम लोगों ने बनाया शहर के प्रतिष्ठित लोगों को लेके। उसमें सिकरी साहब का भी काफ़ी सहयोग था, हिंट का भी सहयोग था, उन्होंने पब्लिसाइज़ किया। हम लोग साल में एक दफ़ा सर्वधर्म संकीर्तन करते थे, हर धर्मों का उसमें कव्वाली और गुरु और वो इस क्रिश्चियंस के, तो ये करके सब धर्म के लोग आते थे और हम सोचते थे दें। उसके अलावा हम इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ 10 साल इसमें करते रहे, ऐसे ही लाइन्स में भी करते रहे। तो मेरा कहना ये है कि इन सोशल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे वो है बात आपको समाज को देना चाहिए। इस ज़मीन पे भी मुझे एक कथा जाता है कि रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। सोनिका जी ज़िंदगी तो बात है, आप दीजिए तो आपको परवरदिगार 10 गुना और वापस करेगा। जी सर कोई ऐसी बात आप हमें बताइए जो कोई आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यादगार पल रहा हो आपके जीवन में, तो मैं जानना चाहूँगी उसके बारे में, ज़रूर आप हमें बताइए। देखिए मैंने अपने प्रोफेशन में, क्योंकि मैं कमिटेड था देने के लिए, कम से कम 100 से ऊपर मैंने सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया अटेंड की। विदेश में भी एक ताशकंद भी मैं गया, वहाँ भी एक अटेंड की। और स्टूडेंट्स की सेमिनार में खासकर मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था। अभी भी पिछले 4-6 दिन पहले भी इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने गाज़ियाबाद में की, उसमें मैंने शिरकत की। मेरा हमेशा बात होती है कि जो बात बच्चों को आप उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात हो, उस बात को आपको ज़रूर कहना चाहिए। तो मुझे याद है यहाँ गाज़ियाबाद में एक सेमिनार हुई, ऑल ओवर इंडिया से करीब 1000 बच्चे आए। उसमें मैंने कुछ अच्छे उनसे कथे कहे, कुछ बात कही, ज़िंदगी के बारे में बातें कही। तो उन बच्चों ने पूरे 7 मिनट खड़े होके, पूरे 1000 बच्चों ने मेरे लिए तालियां बजाई। वो पल मेरे लिए बहुत ही, आज तक मैं उसको संजोता हूँ कि मौका दोबारा पता नहीं क्या मुश्किल ही आएगा। तो पर ये वो मुझे पल अभी भी मेरे जहन में, इतनी मुझे उसने तसल्ली दी जितनी मुझे इस सालों भर की मेरी प्रैक्टिस की कमाई, मेरी प्रैक्टिस की शोहरत, मेरी सफलता से वो एक चीज़ बराबर थी। ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम पल था। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि एक बार ताली बजवाना है अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने तो कहा कि 7 मिनट तक आपके लिए ताली बजाई, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए हम आपके बारे में जानना चाहते थे कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहते हो जिससे कि उनको भी अपने जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। मैं तो अपनी बात एक कते में कह के ख़त्म करूँगा जवान बच्चों के लिए कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो करिए, ऐसे रस्तों का तो, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। वाह वाह, बहुत ऐसे अच्छा, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। बाकी आपको बुक से प्रेम होना चाहिए, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, आपकी कमिटमेंट लाइफ में डीपर होना चाहिए। आप जहाँ भी जाएं लोग आपको खुशी से स्वीकार करें, जहाँ से चले जाएं वहाँ लोग आपको याद करें कि भाई ये कैसे लोग आए थे। जहाँ आप जाने वाले हों वहाँ लोग आपकी इंतज़ार करें कि भाई अब आप रवि कुमार आने वाले हैं तो हम स्वागत हो। ऐसा ज़िंदगी में आपका नज़रिया होना चाहिए। युवाओं के लिए वर्क विद पैशन, आप छोटा काम करें बड़ा काम करें। गीता भी यही संदेश देती है कि आप काम में पूरी जान डाल दें। आप कमिटमेंट लाइफ में ऐसी होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से करें। आपके तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सफलता देर में मिले
जल्दी में मिले, पर जो आपकी मोरल वैल्यूज़ हैं, जो आपकी वो हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात इसमें मैं खुद जोड़ना चाहूँगा कि जो ब्रिटिश टाइम से जो हमारी जो सिलेबस है उसमें जो बात कही गई है मुग़ल हिस्ट्री के बारे में, उसमें मुझे मेरी ये सोच है कि उसमें जो हमारी हेरिटेज है, राणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, इन लोगों को जोड़ना चाहिए, मोरल वैल्यूज़ को जोड़ना चाहिए। स्कूलों में प्रेयर बंद हो गई है, हमारे ज़माने में हुआ करती थी, प्रेयर्स को जोड़ना चाहिए, बच्चों को मोरल वैल्यू देना चाहिए। और आजकल के संदर्भ में जो सोशल मीडिया से बच्चों का प्यार हो रहा है, जो फुटबॉल हॉकी कम हो रही है, उनकी फिजिकल कम हो रही है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों को सिलेबस आधा कर देना चाहिए और बच्चों को हमको खूब ही अच्छे प्यार से हर वक्त जी करके बुलाना चाहिए। और उनके प्रोफेशन के बारे में, मैं साइंस से कॉमर्स स्ट्रीम में आ गया तो सक्सेस का जो एंड होता है वो तो डिस्टाइंड होता है। आप बच्चों को आप ठीक से प्यार से पालिए और आप और ठीक नज़रिया दीजिएगा। यही सबसे बड़ी धरोहर है जो पहली पीढ़ी है दूसरी पीढ़ी के लिए। आपका बहुत बहुत मुझे बात करने का धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगर इसमें से एक बात भी मेरी कोई समाज में आगे आने वाले जो बच्चे हैं अगर कोई ग्रहण स्वीकार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका हिंट का आपका या मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।